हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों, कार्यक्रमों, असफलता तथा महत्व की विवेचना। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए करना पड़ गया था, किस वजह से और क्या रहा था, ये सब इसमें पढ़ते हैं। देखो, फैक्ट तभी क्लियर होंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्लीज़ गाइज चलते हैं अब आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों, कार्यक्रमों, असफलता तथा महत्व की विवेचना करते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। स्वतंत्रता संघर्ष की गति धीमी हो गई थी। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, उसकी गति धीमी हो गई थी, किंतु साम्राज्यवादियों ने राष्ट्रवाद की मशाल को जलाए रखा। अब देखो, 1927 के उत्तरार्ध में एक बार पुनः साम्राज्यवाद विरोधी जन उभार में उफान आने लगा। नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन, देखो नवंबर 1927 में साइमन आयोग नियुक्त किया गया, जिसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि साइमन कमीशन का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर सर्वत्र उसका विरोध किया गया। हड़तालें की गई एवं काले झंडे दिखाए गए। सरकार द्वारा दमनात्मक कार्यवाही में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या करके लिया। देखो, इसके अंदर सैंडर्स की हत्या की है, ये मेन है। इस विरोधी आंदोलन की लहर में नौजवानों तथा छात्रों के मध्य जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे समाजवादी नेता उभरे। लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती के जवाब में तैयार नेहरू रिपोर्ट। देखो, ये पूछ लिया जाता है कि भाई किस लॉर्ड की चुनौती के जवाब में दिया था। यह है लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती के जवाब में तैयार नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट तो काफ़ी फेमस है, लेकिन जब डीपली क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो ये ऐसे पूछ लेता है, भाई किसको चुनौती दिया था। लॉर्ड बिरकेनहेड को चुनौती दी थी। अब क्या हुआ था कि देखो, तैयार नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार हो गई थी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मांगा गया। उसे न देने की स्थिति में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करने की बात कही गई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि डोमिनियन स्टेट क्या था। डोमिनियन स्टेट की वो मांग करी गई थी कि जो अपनी आंतरिक शक्तियां हैं वो हमारे पास हों, कि भाई जो आंतरिक शक्तियां थी, जैसे सेना के ऊपर अधिकार हो भारतीयों का, वो कोई राज्याध्यक्ष हो, कि हमें ये दिया जाए। मतलब अंदरूनी शक्ति थी वो भारतीयों के हाथ में हो। तैयार नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू ने की थी भाई 1928 ईस्वी में। डोमिनियन स्टेट की मांग की थी 1928, 27-28 भी आ जाता है, तो ये मोतीलाल नेहरू ने की थी। और किसके चुनौती दिया था, किसके जवाब में, ये है लॉर्ड बिरकेनहेड। चलो अब आगे देखते हैं। डोमिनियन स्टेट मांगा गया। उसे न देने की स्थिति में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करने की बात कही गई। गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर जनता को सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। यहाँ ध्यान देने बात यह कि जो पूर्ण स्वराज्य हुआ था 1929 लाहौर में, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, और जो डोमिनियन स्टेट की मांग की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। कन्फ्यूजन ना हो, दोनों नेहरू में दोनों बाप बेटे थे, और आप लोगों का भी क्लियर हो तो सही है। और एक ध्यान देने बात यह है कि जो ये नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट 1927-28 इसकी डेट आ जाती है, और नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू थे भाई। जो इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी वे मोतीलाल नेहरू थे। और अब देखो, इसी में आगे सेंटेंस पढ़ा जाए, डोमिनियन स्टेट की मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी, और उसे न देने की स्थिति में पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन करने की बात कही गई। देखो, 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य हुआ था, तो वो किसके लिए, किसने किया था, वो किया था पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और डोमिनियन स्टेट की मांग किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू में। बाप बेटे हैं, ऑप्शन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये अंतर जरूर समझना। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। आंदोलन करने की बात कही गई पूर्ण स्वराज्य की। गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूमकर जनता को सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। दूसरी ओर 20 मार्च 1929 ईस्वी को
श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार करने पर श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार करने पर एवं भगत सिंह एवं बटू केशवर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। अनंततः दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। देखो ये बात आ गई। और भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को किस लिए अंग्रेजों ने पकड़ा था वो तो देखो 20 मार्च 1929 ईस्वी को 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार करने एवं भगत सिंह व बटू केशवर दत्त द्वारा देखो क्या किया था इन्होंने अंग्रेजों ने 20 मार्च 1929 ईस्वी को 31 श्रमिक लोगों को पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो इसलिए भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। वहाँ पर इन्होंने बम फेंका था उनका विरोध करते हुए कि इन श्रमिकों को क्यों पकड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। वहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और डोमिनियन स्टेट की मांग किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी। अब आगे देखते हैं। स्वराज का प्रस्ताव पास कर संघर्ष का शंखनाद कर दिया गया और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का अधिकार दे दिया गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये डेट पूछ ली जाती है भाई 1930 में कैसे हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की गुजरात के दांडी नामक स्थान पर समुद्र तट पर पड़े नमक को उठाकर नमक कानून तोड़ा। कहने की बात तो यह है कि क्या गांधी जी को नमक नहीं मिल रहा था, लेकिन ये एक तरह से ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहाँ पे उन्होंने एकजुटता दिखाई और एक यात्रा की और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और अंग्रेज़ों को भी पता था कि भाई ये जो फकीर है ये कुछ भी कर सकते हैं। और गांधी जी का तब इतना प्रभाव था कि सब लोग उनको फॉलो कर रहे थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उठाकर नमक कानून तोड़ा और आंदोलन की शुरुआत की। उसके साथ ही देश में सरकार के प्रबल विरोध व दमन के बावजूद नमक बनाने, शराब तथा अफीम की दुकानों को बंद करवाने, देखो अफीम और शराब की दुकानों को बंद करवाने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं उनको जलाने, ये एक तरह से लोगों को संदेश था और अंग्रेजों के लिए एक ललकार थी कि भाई हम अपना नमक बना रहे हैं, हम अपना खाएंगे, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो। ये आप ऐसे सीधे तौर से समझ सकते हैं। तो देखो शराब तथा अफीम बंद करवाने का बोला, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, उनको जलाओ, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया करने, सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा लगान व करों का भुगतान न करने का आह्वान किए जाने के साथ ही आंदोलन का प्रारंभ हो गया। इसमें क्या था कि भाई अपना जब स्वदेशी हो सब, वैसे तो स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी में चला था, लेकिन यहाँ पर उसका पूरा असर दिखने को मिल रहा है, जिसने संपूर्ण राष्ट्र को आंदोलित कर दिया। इस नमक कानून से देखो क्या क्या फर्क पड़ा है। इस नमक कानून से ऊपर देखते हैं तो देखो शराब तथा अफीम का बहिष्कार करने की कई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों को छोड़ने, लगान करों का भुगतान न करने का आह्वान, यानी कि एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। अब देखो आगे, संयुक्त प्रांत और गुजरात में कर न देने का अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले कर न देने का अभियान ये पूछ लेते हैं कहाँ पे नहीं किया गया? संयुक्त प्रांत और गुजरात, जिस तरह संयुक्त प्रांत है महाराष्ट्र साइड और गुजरात में कर न देने का अभियान शुरू किया गया। संपन्न परिवारों की हजारों महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। देखो ये भी एक ऑप्शन ऐसे पूछ सकते हैं। और जेल में भी गई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अब्दुल गफर खान ने अपने खुदाई, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, अब्दुल गफर खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के साथ इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। मणिपुर की युवा नागा महिला रानी गोडिन लियू ने अपने नागा साथियों के साथ इस आंदोलन को पूरा समर्थन किया। देखो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है कि मणिपुर की युवा नागा रानी गोडिन लियू ने अपने नागा साथियों के साथ इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को उत्पीड़नकारी तरीकों से दबाने का प्रयास किया।
जून 1930 ईस्वी में कांग्रेस और उसे संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर महात्मा गांधी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब देखो भाई, अंग्रेज तो अंग्रेजों के खिलाफ था, तो अंग्रेज तो इसे गैर कानूनी कहेंगे, और वही किया, उन्होंने महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि प्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी लोगों तक संदेश पहुंचाने में। ज़्यादातर प्रेस क्या होती थी, अखबार होते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। पत्रिकाएं होती थी, उस समय तो कोई सोशल मीडिया तो आजकल की तरह इंटरनेट ये तो था नहीं। करों का भुगतान न करने के कारण हजारों लोगों की निजी संपत्तियों तथा जमीनें जब्त कर ली। इस बीच परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और वायसराय ने गांधी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया, और दोनों के मध्य जो वायसराय था वो इरविन था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में समझौता हो गया, गांधी इरविन समझौता। जैसे बोलते हैं ना गांधी इरविन समझौता, तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसके तहत आंदोलन को स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को गांधी तैयार हो गए। देखो, एक समझौता हुआ था, इसमें सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण स्वराज्य के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में के बहुत पहले ही इस अप्रत्याशित विराम से निराशा हुई। सितंबर 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः निष्फल रहा, और गांधी ने भारत वापस लौटकर आंदोलन को पुनः आरंभ कर दिया, क्योंकि मांगे जो मानी गई थी वो सफल नहीं हुई। देखो क्या क्या था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, इसके अंदर गांधी जी ने क्या क्या मांगे मनवाई थी। देखो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक तो डेट पूछ ली जाती है। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं गांधी इरविन समझौता को, ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, और एक इसके अंदर सहमति हुई थी दोनों की, गांधी और इरविन की, कि इरविन ने कहा था कि भाई गोलमेज सम्मेलन में भाग लो। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन में गए थे, और गांधी जी ने मांगे मनवाई थी कि भाई भारतीयों को जेलों से रिहा किया जाए, और भारतीयों को अपना नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, और भारतीयों के ऊपर बर्बरता न की जाए। इस तरह से उन्होंने मांगे मानी, और इन्होंने मान भी ली। तो गांधी जी ने क्या किया, सभी न्यायिक आंदोलन को बंद कर दिया। इससे लोग भी नाराज हो गए थे, लेकिन इरविन ने क्या था कि इरविन भी अपने देश के जो अंग्रेज लोग थे उन रूढ़िवादियों के निशाने पर आ गए थे, तो इन्होंने सब मांगे नहीं मानी। फिर दोबारा गांधी जी फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, आंदोलन को स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को गांधी तैयार हो गए। भाई इरविन ने भी कुछ बातें मान ली। ये 24 घंटे करीब वार्ता चली थी, और 7 या 8 मीटिंग हुई थी इतने में इनके बीच में। सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण स्वराज के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के बहुत पहले ही इस अप्रत्याशित विराम से निराशा हुई। सितंबर 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डेट पूछ ली जाती है भाई, पूर्णतः निष्फल रहा। निष्फल तो रहना ही था, और गांधी ने भारत वापस लौटकर आंदोलन को पुनः आरंभ कर दिया। अब गांधी जी भी निराश हो गए कि भाई तो बातों के तो हैं नहीं, हाँ हाँ भरते हैं और काम कुछ करना नहीं है। फिर दोबारा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया। सरकारी दमन चक्र तेजी से घूमा। क्रूर दमन के फलस्वरूप जन आंदोलन धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। इसी बीच 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने प्रसिद्ध कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया। देखो भाई, यहाँ सबसे घटिया काम इसने मैकडोनाल्ड ने कर दिया भाई, कम्युनल अवार्ड दे दिया, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। भाई गांधी जी तो यरवदा जेल में थे ही, आमरण अनशन शुरू कर दिया कि भाई दलितों के लिए, दलितों को अलग न किया जाए, इसलिए इसके खिलाफ इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः 25 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना में गांधी व डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर विधायिकाओं में दलितों के लिए स्थान आरक्षित किए गए, अलग से नहीं किया गया। सांप्रदायिक
अधिनिर्णय और गांधी जी के आमरण अनशन की पृष्ठभूमि तथा सरकारी दमन चक्कर के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति मंद पड़ गई। गांधी जी ने मई 1933 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया। 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। 1934 तक चला था ये, फिर वापस हो गया। वस्तुतः असहयोग आंदोलन के पश्चात भारत में घटित घटनाओं से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। आंदोलन का देश में सर्वत्र स्वागत हुआ और किसानों सहित सभी वर्ग इसमें अपनी मांगों को लेकर शामिल हुए। सबसे बड़ी बात थी कि इसमें सभी वर्ग थे अंग्रेजों के खिलाफ। जब आंदोलन में गति आई तो 1931 ईस्वी के गांधी इरविन समझौते के कारण इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया, किंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के कारण 1932 ईस्वी में आंदोलन को फिर से शुरू किया गया, किंतु यह अपना पहले वाला उत्साह खो चुका था। देखो भाई, जो बात एक बार होती है वो दोबारा उतना उत्साह नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्कर चलाकर आंदोलन को कुचल दिया। दमन चक्कर तो वह चलाते थे। 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह वापस ले लिया गया। इस तरह जनता का एक साहसिक संघर्ष अपने तत्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए बिना समाप्त हो गया। प्राप्त तो हुआ ही नहीं, आज़ादी था मेन तो, किंतु जनता का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। देखो, इस आंदोलन ने कृषक आंदोलन को एक नया जीवन प्रदान किया। कृषकों में संगठित होने की भावना प्रबल हुई और देश के लगभग हर भाग में कृषक आंदोलन उग्र हो गए तथा वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न हिस्सा बन गए। सरकारी दमन के बावजूद इस आंदोलन के दौरान कृषकों सहित तमाम भारतीय जनमानस पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में जुड़ा रहा और पीछे नहीं हटा। भारतीय जनमानस की इसी बहादुरी को देखते हुए लुई फिशर ने कहा था, किसने कहा था? लुई फिशर ने कहा था कि इंग्लैंड शक्ति रहित हो गया और भारत अजय हो गया। प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।